हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता, हम लोग क्लास 11th का जो अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है गाइस, इस वीडियो में हम कुछ नई जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, लास्ट वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था गाइस, हम डिस्कस किए थे डिस्काउंट के बारे में, और मैंने बताया था कि डिस्काउंट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट और दूसरे को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने समझा था, दोनों में क्या डिफरेंस है। और हमने ये भी बात की थी कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसके रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करते हैं, और जो कैश डिस्काउंट होता है उसके रिकॉर्डिंग हम करते हैं। सारी चीजें बहुत अच्छे से विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो आइए गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ जो नई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, यहाँ देखो लिखा ना, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। एक तो हम पढ़ेंगे बैड डेट्स के बारे में कि बैड डेट्स क्या चीज होती है, इंसॉल्वेंट पर्सन का क्या मतलब होता है, सॉल्वेंट पर्सन का क्या मतलब होता है, और यही नहीं, प्रोप्राइटर यानी जिसको हम ओनर कहते हैं, ओनर का क्या मतलब होता है। और एक और टर्म है जो है इंटिटी, यानी कि इंटिटी का क्या मतलब होता है। और लास्ट जो हम समझेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में कि डेप्रिसिएशन वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो गाइस, बहुत ही पेशेंस होकर के आप मेरी इस वीडियो को देखिए। आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बैड डेट्स से। ठीक है, बैड डेट्स, अब समझो सबसे पहले कि बैड डेट्स का मतलब क्या होता है। एक कॉमन वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बैड डेट्स का मतलब होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो गाइस, मैंने बहुत पहले लास्ट वीडियो में, ठीक है, मैंने डिस्कस किया था कि जब हम गुड्स को सेल करते हैं, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन जब गुड्स को सेल करता है तो उसको दो तरीके से वो सेल कर सकता है। कैसे? एक तो कैश बेसिस पे और दूसरा क्रेडिट बेसिस पे। कैश बेसिस का मतलब ये होता है कि हमने आपको सामान बेचा और आपने तुरंत, यानी कि एट द टाइम ऑफ सेल आप तुरंत हमको क्या कर दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं सेल्स ऑन कैश बेसिस। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, यानी कि बिजनेसमैन क्या करता है, गुड्स को क्रेडिट पे सेल करता है कस्टमर्स को। जैसे मान लीजिए हमने आपको 10,000 का सामान बेचा और आपने प्रॉमिस किया कि सर इसका पेमेंट हम आज नहीं बल्कि 2 या 3 महीने के बाद इसका पेमेंट हम कर देंगे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2-3 महीने के बाद ही पेमेंट कर देना। ठीक है, तो मैंने आपको सामान कैसे बेचा, उधार बेचा। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब 3 महीने का मान लो आपने प्रॉमिस किया कि 3 महीने के बाद मैं इसका पेमेंट कर दूंगा, लेकिन 3 महीना जब आया तो आप मेरे यहाँ पेमेंट करने आए ही नहीं। ठीक है, और जब मैंने पता करने की कोशिश किया कि आप मेरा पेमेंट क्यों नहीं किए, तो पता ये चला कि आप इस पोजीशन में हैं ही नहीं कि आप मेरा पेमेंट कर पाए, यानी कि आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं। अब ये इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, देखो गाइस, इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है जब किसी भी पर्सन की जो लायबिलिटी है वो ज्यादा हो जाए उसकी असेट से, यानी जितना भी आपके पास असेट है उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी हो जाए। जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपए की असेट्स है और आपके ऊपर कर्जा हो गया है 50,000 का, तो अगर आप अपनी असेट्स को, यानी कि 10,000 की जो आपके पास असेट्स है उसको बेच भी दोगे तो 10,000 ही रिकवर होगा। लेकिन क्या 10,000 से 50,000 का पेमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। तो इंसॉल्वेंसी के केस में कभी कभी क्या होता है, जो डेटर होता है वो पैसा पेमेंट नहीं कर पाता बिजनेसमैन को, तो इस केस में हमारा जो पैसा होता है वो डूब जाता है, और इस डूबे हुए पैसे को बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। ठीक है, या फिर कोई और रीजन हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने जिस डेटर को हमने सामान उधार बेचा था, मान लो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अगर उसकी डेथ हो गई तो क्या उस बंदे से पैसा हम रिकवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सर उसकी फैमिली से ले लेंगे, मान लो उसकी फैमिली भी पूरी चली गई तो क्या रिकवर होगा? नहीं। हाँ सर, एक कंडीशन है रिकवर करने के लिए, अगर वो लोग मर गए हैं, मर के ऊपर चले गए हैं, तो आप भी क्या करिए, ऊपर चले जाइए। तो बच्चों बताओ, क्या आप ऐसा चाहते हो कि मैं भी मर जाऊं पैसा लेने के लिए, ऊपर चला जाऊं? नहीं सर, नहीं। आप अगर चले जाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? ठीक बच्चों, आपने सही कहा। ठीक है, तो देखो बहुत सारी सिचुएशन होती है जब एक डेटर जो होता है वो पैसा नहीं पेमेंट कर पाता है, या तो उसकी डेथ हो जाए या वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ऐसे में जो हमारा पैसा होता है वो डूब जाता है। तो इस डूबे हुए पैसे को गाइस क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। ओके, देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है
कह रहा बैड डेट्स इज द अमाउंट, यानी बैड डेट्स वो अमाउंट होता है विच बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, जो इसको हम डेटर से रिकवर ही नहीं कर सकते, यानी कि इरिकवरेबल है। इट मे बी बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, यानी जो डेटर होता है उससे हम पैसा रिकवर क्यों नहीं कर पाते, तो इसका रीजन क्या है, देखो ऑफ इंसॉल्वेंसी, या तो वो पर्सन क्या हो गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो, ठीक है, या फिर डेथ ऑफ डेटर, यानी कि जो डेटर था उसकी डेथ हो गई हो, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा पैसा था वो हमको नहीं मिल पाता है, यानी वो पैसा हमारा डूब जाता है, तो इस डूबे हुए पैसे को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। और याद रखना गाइस, अगर हमारा ये जो पैसा डूब गया तो बताओ ये मेरे लिए क्या है, एक तरीके से लॉस ही तो है। तो देखो यही लिखा हुआ है, इट इज लॉस टू बिजनेस, ये बिजनेस का लॉस होता है, क्योंकि जो पैसा बिजनेस को मिलना था वो नहीं मिला, डूब गया। तो जो बैड डेट्स होता है वो बिजनेस का क्या होता है गाइस, लॉस होता है, याद रखना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैड डेट्स का मतलब क्या होता है। आइए अब इसमें देखो इंसॉल्वेंसी एक वर्ड आया था, तो समझ ही लेते हैं कि इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया, बस आपको इसमें जो डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ के सुना दे रहा हूं। देखो इसमें लिखा हुआ है, इट इज अ पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे हिज डेट, यानी एक ऐसा पर्सन जो अब इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अपने कर्जे को चुका पाए, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिस पर्सन की असेट कम हो और उसके कर्जे ज्यादा हो गए हों, उसकी लाइबिलिटी ज्यादा हो गए हों, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा सर, सॉल्वेंट पर्सन किसको बोलेंगे, तो सॉल्वेंट पर्सन जाहिर सी बात है वो पर्सन होगा जो इस पोजीशन में है, जो अपने डेट्स को क्या कर सके, पे कर सके। तो देखो यही लिखा है, इट इज अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू पे हिज डेट, यानी जिसके पास एसेट तो बहुत है और उसकी जो लाइबिलिटी है वो उस एसेट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, यानी वो अपनी एसेट्स को बेस करके बहुत आसानी से अपने लाइबिलिटी का क्या कर सकता है, पे ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपया है जेब में और मैंने किसी से 10 रुपए का कर्जा ले रखा है, तो बताओ क्या मैं उस 10 रुपए के कर्जे को पेमेंट करने के लायक हूं कि नहीं हूं, बिल्कुल कर सकता हूं भाई। मेरे पास 100 रुपया है और 10 रुपया ही तो मेरा कर्जा है, तो उसको मैं आराम से पेमेंट कर लूंगा। लेकिन अगर मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपया हो और 100 रुपया पेमेंट करना हो तो क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं, ठीक है, यानी जिसका कर्जा ज्यादा हो और उसके पास असेट कम हो, इंसॉल्वेंट पर्सन कहलाएगा। और जिसके पास असेट ज्यादा हो, कर्जा कम हो, यानी लाइबिलिटी कम हो, तो उसको सॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। या फिर दूसरे वर्ड में ऐसे समझ सकते हो, जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सके, उसे इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। और कोई ऐसा पर्सन जो इस पोजीशन में है कि वो अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकता है, तो उसे सॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का दूसरा नाम क्या होता है, ओनर, यानी ओनर यानी जो बिजनेस का मालिक होता है वो कौन होता है। तो देखो यहां लिखा द पर्सन, एक सेकंड, द पर्सन हु कमेंस बिजनेस, यानी वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, शुरू करता है, एंड बियर्स ऑल रिस्क, और जो सारे रिस्क जो बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं, यानी जो बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, उन सारे रिस्क को वो बंदा क्या करता है, बियर करता है। विथ, यहाँ लिखा ना एसोसिएटेड विद बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। यानी देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो और उस बिजनेस में जितने भी रिस्क हैं, सारे रिस्क को आप बियर कर सकते हैं या करते हो, तो ऐसे पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, यानी कि मालिक बोलते हैं, ओनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल था। इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट है, एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, दैट इज एंटिटी। एंटिटी किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। इसमें लिखा हुआ इट मींस अ इकोनॉमिक यूनिट, यानी कोई भी ऐसी इकोनॉमिक यूनिट देश की विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हो, यानी प्रोडक्शन करती हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करती हो, ठीक है, ये सारी चीजें। यानी जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसमें देखो एग्जांपल मैंने लिख रखा है, ठीक है, जैसे कि रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा हो गई, बजाज हो गई, तो ये सब क्या है, कि एंटिटी है। एंटिटी का मतलब वो सारी यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। जैसे कोई भी कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, बजाज हो गई, बीएसएनएल हो गई, ठीक है, विप्रो हो गई, जितनी भी कंपनी आप जानते हैं जिनका काम क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, ठीक है, यानी वो देश की जीडीपी के लिए कुछ क्या करती हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी करती हैं या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती हैं, ठीक है। तो वो सारी इकोनॉमिक यूनिट क्या कहलाएंगी, एंटिटी कहलाएंगी, ओके। आइए आज का जो लास्ट टर्म है दैट इज डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो पूरा चैप्टर है गाइस, मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पूरा फुल पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इसका जन्म क्या है, कैसे हुआ, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज बस हम इतना समझते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन, यानी कि फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स,
ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन इज नथिंग, आपके पास जो भी फिक्स असेट्स होता है, अब सर फिक्स असेट्स क्या होता है, जैसे मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, फिक्स असेट्स हैं। तो इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जब हम इस्तेमाल करते हैं, इनका जब हम यूजेस करते हैं, तो उसकी वैल्यू में फॉल आता है। जैसे मान लो आप एक नया मोबाइल फोन खरीदते हो 1 लाख रुपए का, मान लो आईफोन आपने खरीदा 1 लाख रुपया, तो अगर मान लो उसका आपने इस्तेमाल कर लिया 2 महीने, 4 महीने या साल भर, तो क्या आप उतने का ही बेच पाओगे, 1 लाख रुपए का बेच पाओगे? नहीं ना, उससे कम का ही बिकेगा। मान लो अब वो 70,000 का आप बेच रहे हो, तो 30,000 का जो फॉल आया उस असेट्स में, यानी कि मोबाइल फोन में, दैट फॉल इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो कोई भी फिक्स असेट्स अगर है जिसकी वैल्यू में फॉल आता है किसी भी रीजन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये जो फिक्स असेट्स है इसकी वैल्यू में फॉल क्यों आता है? पहला, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब जो छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, भाई कोई भी चीज है अगर हम उसका यूज करेंगे तो उस पे छोटे मोटे खर्चे हमको करने पड़ते हैं उसका इस्तेमाल करने की वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उसमें उसकी वैल्यू में फॉल आता है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यूजेस ऑफ टाइम, ठीक है, यूजेस ऑफ टाइम, या फिर यहाँ पासेज ऑफ टाइम होना चाहिए था, ठीक है, या फिर यूजेस ऑफ असेट्स होना चाहिए था। जैसे जैसे देखो कोई भी असेट्स है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको इस्तेमाल करने की वजह से भी उसकी वैल्यू में फॉल आता है। जैसे मान लो आपने एक नई बाइक लिया और उसको 1 महीना आपने चला लिया, तो क्या जितने में आपने खरीदा था उतने में आप बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे, उससे कम की ही वैल्यू में बेचोगे। मान लो 1 लाख की बाइक आपने लिया, 1 महीना आपने उसका इस्तेमाल कर लिया और बाद में उसको आपने 80,000 में बेच दिया, तो 20,000 का जो फॉल आया उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। या फिर पासेज ऑफ टाइम, अब मान लो कोई भी असेट्स आपने परचेज कर लिया और उसको आप घर में रखे हैं, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, तो भी अगर आप उसको कभी भी बेचेंगे तो जितने में आपने खरीदा था उतने में नहीं बेच पाओगे, उससे कम का ही वो बिकेगा। तो जितना वैल्यू फॉल करेगा उस असेट्स में, उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। या फिर एक्सीडेंटल डैमेज, ठीक है, आपने एक नई बाइक लिया और साल में आप चला रहे थे दोनों हाथ छोड़ करके और आपने किसी से एक्सीडेंट कर दिया किसी के साथ, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, गाड़ी टूट फूट जाएगी। और जब गाड़ी टूट फूट जाएगी तो भले वो नई है, आज ही आपने निकलवाया था एजेंसी से, लेकिन क्या उतने में वो बिकेगी जितने में आपने लाया था? नहीं बिकेगी, तो उसकी वैल्यू में फॉल आ जाएगा क्योंकि एक्सीडेंटल डैमेज हो गया है। ठीक है, तो ये जो फॉल आता है ना, किसी भी फिक्स असेट्स में जो फॉल आता है किसी भी रीजन से, चाहे वियर एंड टीयर की वजह से, पासेज ऑफ टाइम, यूजेस ऑफ असेट्स, ठीक है, या फिर एक्सीडेंटल डैमेज, किसी भी वजह से अगर किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू में फॉल आता है तो दैट फॉल इज नोन एज डेप्रिसिएशन। बाकी डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में। फिलहाल इसमें बस आप इतना समझो कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एक रिडक्शन होता है, फॉल होता है इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, जो फिक्स असेट्स की वैल्यू में फॉल आता है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो आई होप गाइस आज की वीडियो में जो भी टर्म मैंने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो गाइस प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको वीडियो में कोई भी चीज जो अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है, या अगर मान लो किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीजें नहीं समझ में आई है, तो प्लीज वो मुझे कमेंट करके बताए, मैं उसकी क्वेरी को लूंगा और उसको कमेंट करके जो है मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।